So students, topic is partial balancing of primary unbalanced force. जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, यहाँ पर क्रैंक है, ठीक है, ये कनेक्टिंग रॉड है एल और ये है आपका पिस्टन, जिसकी लाइन ऑफ स्ट्रोक। जैसे कि हम जानते हैं कि जब क्रैंक रोटेट करती है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो उस दौरान क्या होता है, आपका जो पिस्टन है वो रेसिप्रोकेटिंग मोशन करता है, ठीक है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है पार्शियल बैलेंसिंग। एक्चुअल में होता क्या है, अगर हम ये स्टील सिंगल सिलेंडर स्टील इंजन की बात कर रहे हैं, ये सिंगल सिलेंडर इंजन है, अगर इसको हम कंप्लीटली बैलेंस करते हैं, तो इसमें क्या होता है, एक अनबैलेंस फोर्स एज इट इज रह जाता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको कंप्लीटली बैलेंस करने के बजाय इसको हम पार्शियल बैलेंस करते हैं। तो पहले मैं इसकी थ्योरी है तो वो आपको समझाता हूँ, जिससे आपको यहाँ पर हर एक चीज क्लियर हो जाएगी। द प्राइमरी अनबैलेंस्ड फोर्स may be treated as a component of centrifugal force along the line of stroke produced by an imaginary mass। हम कंसीडर करके चलते हैं कि इस क्रैंक पर, जैसे कि ये क्रैंक है आपका रेडियस ऑफ क्रैंक, जो कि क्या बोलते हैं हम आर। अब इस पर्टिकुलर पॉइंट पर हम एज्यूम कर लेते हैं कि कोई मास है जिसको हम बोलते हैं इमेजिनरी मास स्मॉल एम। तो उस मास के कारण क्या होता है, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डेवलप होता है। जैसे कि हम जानते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, एम इंटू आर इंटू ओमेगा स्क्वायर। सो ड्यू टू दिस इमेजिनरी मास, यहाँ पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्रिएट हो रहा है। अब क्योंकि इसका जो एंगल है, अगर ये मानते हैं कि थीटा एंगल है, तो इस बोल सकते हैं ना कि इस इमेजिनरी मास के कारण जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्रिएट हुआ, एम इंटू आर इंटू ओमेगा स्क्वायर, इसके दो कंपोनेंट हो सकते हैं। एक कंपोनेंट हो सकता है इसका हॉरिजॉन्टल, क्योंकि अलोंग द लाइन है, अलोंग द लाइन ऑफ स्ट्रोक, और एक होता है वर्टिकल। तो स्टूडेंट, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि जो दो कंपोनेंट मीन्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और एक है वर्टिकल कंपोनेंट, लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूँ कि ये तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और एक वर्टिकल कंपोनेंट। तो वर्टिकल कंपोनेंट से पिस्टन पर इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट तो अब क्योंकि इसका जो मेन इफेक्ट पड़ रहा है, क्योंकि देखिए जैसे हम जानते हैं कि अगर क्रेंक आपकी रोटेट कर रही है, अगर क्रेंक रोटेट करती है तो ये क्या करता है, रेसिप्रोकेटिंग मोशन करता है। तो ड्यू टू दिस इमेजिनरी मास, यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक एक्स्ट्रा हो गया, एम इंटू आर इंटू ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा, ये तो है ऑलरेडी, एक फोर्स ये भी है। तो इसके कारण क्या होगा, इसमें एक एक्स्ट्रा अनबैलेंस फोर्स क्रिएट होगा, जिसके कारण ये बोल सकते हैं डिस्टर्बिंग फोर्स होगा। तो यहाँ पर इसका इफेक्ट ज्यादा होगा, दैट मीन्स हमको यहाँ पर इसे बैलेंस करना होगा। अब उस कंडीशन में हम वर्टिकल कंपोनेंट को कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि वर्टिकल से इस पर इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि जितना इफेक्ट इसके लाइन ऑफ अलोंग द लाइन इस फोर्स का पड़ेगा। तो द प्राइमरी अनबैलेंस्ड फोर्स may be treated as a component of centrifugal force along the line of stroke produced by an imaginary mass m। ये चीज मैंने आपको क्लियर करा दी। तो इस कारण हम क्या करेंगे कि इसके अपोजिट मैं क्या करूंगा, एक बैलेंसिंग मास अप्लाई करूंगा, जो कि सेंट्रीफ्यूगल मास इमेजिनरी मास के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होगा। सो हेंस बैलेंसिंग ऑफ primary unbalanced force is considered as a equivalent to the balancing of component of centrifugal force along the line of stroke। ठीक है, तो बैलेंसिंग ऑफ प्राइमरी अनबैलेंस फोर्स क्या होगा, ये इक्विवेलेंट होगा बैलेंसिंग ऑफ कंपोनेंट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अलोंग द लाइन ऑफ स्ट्रोक, जो कि मैंने आपको अभी बता दी है कि ये आपका बैलेंसिंग फोर्स। अब इस बैलेंसिंग फोर्स को क्या करोगे, जस्ट ये आपका इमेजिनरी मास के कारण डिस्टर्बिंग फोर्स, तो इसके अपोजिट जस्ट रेडियस ऑफ रोटेशन आर भी कंसीडर करेंगे, और वहां पे हमने एक मास को कंसीडर किया जिसको बोलेंगे हम ये एम बी आर बी ओमेगा स्क्वायर। क्योंकि देखो डिस्टर्बिंग फोर्स किसके कारण क्रिएट हुआ, इमेजिनरी मास के कारण क्रिएट हुआ। सो दिस कैन बी अचीव बाय अटैचिंग द बैलेंसिंग मास एम बी, ठीक है, एट ए डिस्टेंस आर बी, फ्रॉम सेंटर। एक सेंटर से हमने एक मास अटैच किया, इसको बोलते हैं बैलेंसिंग ऑफ मास, ठीक है, फ्रॉम सेंटर, जो कि कितनी रेडियस डिस्टेंस पर, आर डिस्टेंस पर, एंड डायमेट्रिकली अपोजिट टू द क्रैंक, और क्रैंक के जस्ट क्या होगा, ये अपोजिट होगा।
तो इस दौरान जैसे कि बोलते हैं कि इसका ये एंगल थीटा था, ये एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा। अब आरबी के क्या होंगे, इसके मास, बैलेंसिंग मास आरबी ओमेगा स्क्वायर, इसके कितने कंपोनेंट हो सकते हैं, 2 कंपोनेंट होंगे, क्योंकि एंगल कितना है इसका, थीटा। तो एक हो जाएगा आपका एम बी आर बी ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा, जो कि किसको बैलेंस कर रहा है, इस पर्टिकुलर हॉरिजॉन्टल फोर्स को क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है। अब इसके साथ एक वर्टिकल फोर्स यहाँ पर अलग से आ जाएगा, तो इसका कंपोनेंट वर्टिकल में क्या होगा, एम बी आर आर बी मीन्स रेडियस ऑफ रोटेशन ऑफ बैलेंसिंग मास और इनटू ओमेगा स्क्वायर। अब देखिए साइन, इसका कॉस थीटा लिया था, अब ये कितना हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। तो देखिए अब हम यहाँ पे एक चीज क्लियर करते हैं कि ये जो इमेजनरी मास के कारण जो हमने यहाँ पर बैलेंसिंग मास अप्लाई किया और इसके कारण इसको बैलेंस किया, तो 2 कंपोनेंट से बैलेंस किया, एक तो इसको बैलेंस किया हॉरिजॉन्टल को। अब जो वर्टिकल है इसका रिजल्टेंट तो एज इट इज वैसे ही रहा, ये बैलेंस नहीं हुआ, तो हम इसको कंप्लीटली बैलेंस करने की बजाय हम इसको क्या करेंगे, पार्शियली बैलेंस करेंगे। अगर हम कंप्लीटली बैलेंस करते हैं तो ये आपका एक वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ये एक तरह से अनबैलेंस फोर्स क्रिएट करेगा, ठीक है। तो इन अनबैलेंस फोर्स को कम करने के लिए या अनबैलेंस फोर्स को दूर करने के लिए, जिससे ये डिस्टर्बेंस का प्रॉब्लम ना हो, तो इसको हम कंप्लीटली बैलेंस ना करते हुए हम इसको क्या करेंगे, पार्शियली बैलेंस करें। तो पार्शियली बैलेंस करने के लिए हम कंसीडर करते हैं कि भाई ये है आपका सी कंसीडर करते हैं एज ए पार्शियल बैलेंसिंग। तो इस दौरान इनके इक्वेशन में चेंज आएगा। तो इफेक्ट ऑफ बैलेंसिंग मास, किसके कारण, इफेक्ट ऑफ बैलेंसिंग मास। तो इस इमेजनरी मास के कारण जो हमने यहाँ पर कंसीडर किया था इमेजनरी मास, इस एम के कारण, ठीक है, इस एम के कारण डिस्टर्बिंग फोर्स क्रिएट हुआ। डिस्टर्बिंग फोर्स को कंप्लीट करने के लिए हमें क्या करा, मास ऑफ बैलेंसिंग का यूज करना पड़ा। लेकिन मास ऑफ बैलेंसिंग का यूज तो हमने कर दिया, लेकिन अगर इसको हम कंप्लीटली बैलेंस करते तो ये एक वर्टिकली डिस्टर्बिंग फोर्स भी यहाँ पर हो जाता है। तो इसको हम पूरी तरह से क्या कंप्लीटली बैलेंस करने की बजाय इसको हम क्या करेंगे, पार्शियली बैलेंस करेंगे। तो पार्शियली बैलेंस करने के लिए हमने सी को इमेजिन कर लिया कि सी क्या है, पार्शियल बैलेंसिंग का एक सिंबल है, ठीक है। तो इफेक्ट ऑफ बैलेंसिंग मास, तो इफेक्ट ऑफ बैलेंसिंग मास, तो ये क्या है आपका एम बी आर बी ओमेगा स्क्वायर, एम बी आर बी ओमेगा स्क्वायर। तो हमने लिख दिया एम बी आर बी ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा, एंड दिस कंपोनेंट विल बैलेंस द प्राइमरी अनबैलेंस फोर्स। मतलब ये आपके प्राइमरी अनबैलेंस फोर्स को क्या करता है, बैलेंस करता है। तो इस दौरान एम बी आर बी ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा, एम बी आर बी ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा, और इक्विवेलेंट टू जो आप लिखते थे एम इंटू आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा के स्पीड में आप क्या लिखोगे, टी लिखोगे, ठीक है। तो अभी आप जैसे एम बी आर बी ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा करते हो, तो यहाँ पर कितना है, एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा, ये तो आपने लिख दिया। तो देखिए ओमेगा स्क्वायर दोनों से कैंसल आउट हो जाएगा, कॉस थीटा भी कैंसल आउट हो जाएगा, एम बी आर बी इक्वल्स टू एम इंटू आर। तो ये पहला इफेक्ट, बैलेंसिंग ऑफ इफेक्ट ऑफ बैलेंसिंग मास। तो एम बी आर बी ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा, तो उस कंडीशन में आपके पास ये इक्वेशन होती है एम बी आर बी इक्वल टू एम इंटू आर। लेकिन अब उस कंडीशन में अगर आप इस तरह से इसको बैलेंस करते हो इस तरह से, तो आपको एक कंपोनेंट आपको यहाँ पर जो क्या मिल रहा है, वर्टिकली मिल रहा है। तो इस वर्टिकली कंपोनेंट के कारण दिस इज अनबैलेंस फोर्स विच इज परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ स्ट्रोक, क्योंकि ये क्या होगा, ये लाइन ऑफ स्ट्रोक के क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है, परपेंडिकुलर हो जाएगा, जिसके कारण इसका ये इस तरह से अनबैलेंस क्रिएट करेगा। तो दिस इज अनबैलेंस फोर्स which is perpendicular to the line of stroke. So primary balance of unbalanced force. So primary balancing of unbalanced force means आपको पहले क्या करना पड़ेगा, प्राइमरी बैलेंसिंग करना पड़ेगा उस अनबैलेंस फोर्स को। तो उस दौरान इन प्रैक्टिस क्या करना पड़ेगा, इन प्रैक्टिस वी हैव टू बैलेंस ओनली द पार्शियल ऑफ प्राइमरी अनबैलेंस फोर्स। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस प्राइमरी बैलेंस को, प्राइमरी अनबैलेंस को क्या करना पड़ेगा, पार्शियली बैलेंस करना पड़ेगा। तो हम पहले उसको कंप्लीटली बैलेंस कर देते, तो उस कंडीशन में क्या था, एम बी आर बी ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा। तो उस दौरान हमें इक्वेशन क्या मिली थी, एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा। तो एम बी आर बी इक्वल टू एम आर मिला था, इतना मिला था। इसको हम जब हम
कंप्लीटली बैलेंस करते थे। लेकिन जब हम इसको पार्शियली बैलेंस करेंगे तो पार्शियली बैलेंस करने के लिए हम जो इक्वेशन होती है एम बी आर बी, ठीक है, ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा और इक्वल्स टू यहाँ पे एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा की जगह यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, कैपिटल सी इंट्रोड्यूस कर देंगे। तो देखिए एम बी आर बी ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा इक्वल्स टू सी एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा। तो अब देखिए ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो एम बी आर बी इक्वल्स टू सी इंटू एम आर। यहाँ पर सी की जो वैल्यू होती है वो क्या होना चाहिए, हमेशा 1 से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। 1 से इसकी वैल्यू क्या होगी, कम होगी। सो आपको यहाँ पर दो इफेक्ट मिले। अब देखो, अब एक हॉरिजॉन्टल इफेक्ट होगा और एक वर्टिकल इफेक्ट होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको पार्शियली बैलेंस करते हैं, कंप्लीटली बैलेंस की बजाय क्या करते हैं, इसको पार्शियली बैलेंस करते हैं। और आपको ये चीज पता चल गई जिसको हम पार्शियली बैलेंस क्यों करते हैं। अगर हम इसको पार्शियली बैलेंस करेंगे तो हमें जो इसके कारण जो डिस्टर्बिंग फोर्स है वो एक तरह से नहीं होगा, ठीक है। तो अनबैलेंस्ड फोर्स ड्यू टू पार्शियल बैलेंसिंग। तो अनबैलेंस्ड फोर्स ड्यू टू पार्शियल बैलेंसिंग, तो इसके दो कंपोनेंट है, एक तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ये वाले, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एम बी आर बी ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा इक्वल्स टू, अब एम आर ओमेगा, एम आर की जगह क्या हो जाएगा, सी एम आर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा ये तो लिखा ही है आपने, माइनस ये इस डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन इस जगह पे और इसका डायरेक्शन इसका अपोजिट। तो एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा और ये हो जाएगा माइनस एम बी आर बी ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा। तो देखिए एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा माइनस एम बी आर बी ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा। तो एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा और एम बी आर बी की जगह अभी हमने यहाँ पर फाइंड किया है, एम बी आर बी की जगह सी एम आर की, एम बी आर बी की इक्विवेलेंट जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी सी इंटू एम आर। तो हमने इस वैल्यू को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किया। तो एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा माइनस इसको कंप्लीटली बैलेंस की जगह पार्शियल बैलेंस किया, तो एम बी आर बी की जगह लिख दिया सी एम इंटू आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा। तो देखिए समेशन ऑफ एफ एच इक्वल्स टू, तो यहाँ पर एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा कॉमन ले लोगे तो 1 माइनस सी हो जाएगा। तो इसको हमने बोल दिया इक्वेशन फर्स्ट। तो ये तो था आपका हॉरिजॉन्टल फोर्स। अब उसी तरह यहाँ पर एक वर्टिकल फोर्स भी मिला है। तो वर्टिकल फोर्स क्या था, एम बी आर बी ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा। तो ये था आपके पास एम बी आर बी ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा। अब हम जानते हैं एम बी आर बी की जगह हम क्या लिख देंगे, कैपिटल सी स्मॉल एम आर ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा। तो देखो ये सेकंड इक्वेशन हो गई। तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड दोनों इक्वेशन से हमारे पास हॉरिजॉन्टल का भी मिल गया और वर्टिकल का भी मिल गया। तो रिजल्टेंट फोर्स कितना हो जाएगा, तो रिजल्टेंट फोर्स के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है समेशन एफ एच का स्क्वायर प्लस समेशन एफ वी का स्क्वायर। तो आप इसको इस तरह लिख दोगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस सी का स्क्वायर एम इंटू आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा का स्क्वायर और प्लस सी एम आर ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका इक्वेशन हो गया। तो ये रिजल्टेंट फोर्स हो गया किसके लिए, समेशन, मतलब ये रिजल्टेंट फोर्स हो गया। तो रिजल्टेंट फोर्स किसका, इट इज द रूट ऑफ एडिशन ऑफ समेशन एफ एच एंड समेशन एफ वी। तो ये इक्वेशन आपकी यहाँ पर इस तरह हो जाएगी। और इस इक्वेशन को आप इस तरह लिख सकते हो, ठीक है। तो ये इक्वेशन आपकी किस तरह हो जाएगी, ये इस तरह हो जाएगी। ये जो इक्वेशन थी आपकी 1 माइनस सी का स्क्वायर एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा स्क्वायर प्लस सी एम आर ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा का स्क्वायर, इसको हम ओपन कर लेंगे। 1 माइनस सी का स्क्वायर एम आर ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस इसको भी आप सेपरेट करोगे तो सी स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा। इस तरह इसको आप सेपरेट लिख सकते हो। तो एफ आर इक्वल्स टू एम आर ओमेगा स्क्वायर, इसको कॉमन ले लोगे तो आपको ये इक्वेशन मिल जाएगी। तो ये रूट में हो जाएगा 1 माइनस सी का होल स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो ये इक्वेशन मिल गई आपको रिजल्टेंट के लिए। अब जब आप इसका डेरिवेटिव्स लेते हो डी बाय
डीसी करते हो और इंटू एफ आर और इक्वल टू 0 करते हो और इसको सिंप्लीफाई करते हो तो ये इक्वेशन में आपको सी की वैल्यू 1/2 मिल सकती है। बस आपको यही तरीके इसे याद रखना है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी रिजल्टेंट फोर्स के लिए इक्वेशन, जैसे कि हमने यहाँ पर फाइंड करी है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज तो क्लियर हो गई होगी कि इफेक्ट ऑफ बैलेंसिंग मास, तो ये किसके लिए, पार्शियल बैलेंसिंग के लिए। अब उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज है कि मल्टी सिलेंडर इनलाइन इंजन, ठीक है, मल्टी सिलेंडर इनलाइन इंजन। तो मल्टी सिलेंडर इनलाइन इंजन स्टूडेंट्स क्या होता है, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर आपके पास बियरिंग्स है, ठीक है। मल्टी सिलेंडर इनलाइन इंजन का मतलब ये होता है कि देखो जैसे कि आपके पास ये क्रैंक है, ये आउटर क्रैंक है और ये भी आउटर क्रैंक है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ क्रैंक कितनी है, 1 2 3 एंड 4। तो ये जो क्रैंक नंबर 1 ये आउटर क्रैंक है, क्रैंक नंबर 4 ये क्या है आपका आउटर क्रैंक है। ये दो आउटर क्रैंक है और इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पर ये दो क्रैंक है, ये इनर क्रैंक है, एक क्रैंक 2 और क्रैंक 3। अब इस स्टूडेंट इस तरह का जो स्ट्रक्चर है इसको समझने के लिए मैं आपको सबसे पहले एक चीज बताना चाहता हूं कि इस पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको एक चीज ध्यान रखना है स्टूडेंट, जैसे कि आपको देख रहे हो कि ये सारी क्रैंक्स हैं ये अलग अलग प्लेन पर है। देखो क्रैंक 1 है ये अलग प्लेन पे है, क्रैंक 2 है ये अलग प्लेन पर है, 3 अलग प्लेन पर है और 4 अलग प्लेन पर है। तो अलग अलग प्लेन पर है मीन्स इसके लेंथ हो अलग अलग होगी। जैसे कि मान लो आप कोई भी, जैसे कि ये बियरिंग है, इसको मैंने यहाँ से बोल दिया कि ये रेफरेंस प्लेन है, इसको मैंने क्या कंसीडर कर दिया, ये रेफरेंस प्लेन है। तो रेफरेंस प्लेन के दौरान अब हम जब लेफ्ट हैंड साइड को क्या मानते हैं, नेगेटिव मानते हैं, और राइट हैंड साइड को हम क्या मानते हैं, पॉजिटिव मानते हैं। जैसे कि हमने लास्ट टाइम कुछ न्यूमेरिकल में डिस्कस भी किया था, अगर लेफ्ट हैंड साइड है तो नेगेटिव और राइट हैंड साइड है तो पॉजिटिव। तो हर एक क्रैंक की पोजीशन है, जैसे कि देखो हर एक, जैसे कि यहाँ पे नंबर ऑफ सिलेंडर कितने दे रखे, 1 2 3 और 4, और हर एक सिलेंडर का अटैचमेंट है किसको, क्रैंक से। अब चूंकि इसको मल्टी सिलेंडर इनलाइन इंजन इसलिए बोला जाता है, इस पे नंबर ऑफ सिलेंडर कितने हैं, एक दो या दो से ज्यादा नंबर ऑफ सिलेंडर है। अब इनकी खासियत ये है कि सारे सिलेंडर किसी एक ही पर्टिकुलर लाइन पर है, किसी एक ही लाइन पर है, मतलब इंजन की एक लाइन पर है। जैसे कि ये लाइन दिख रही है आपको, ये लाइन इस तरह से दिख रही है कि इंजन की एक ही लाइन पर है, मतलब इस इंजन की एक ही लाइन पर चारों सिलेंडर एक साथ हैं, 1 2 3 4। तो इसको बोलते हैं मल्टी सिलेंडर इनलाइन इंजन। अब हम अगर रेफरेंस प्लेन लेते हैं तो रेफरेंस प्लेन में क्या होता है कि चूंकि रेफरेंस प्लेन से इस सिलेंडर की जो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक, इसको मान लिया हमने L1, और इस सिलेंडर की जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, इसको मान लिया L2, और इस सिलेंडर की यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस को मान लिया L3, और इस सिलेंडर की जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक मान लिया, इसको बोल दिया मैंने L4। तो देखिए रेफरेंस प्लेन से ये वाली साइड और ये वाली साइड, तो L1 L2 और उसके बाद में ये वाली साइड L3 और ये वाली साइड L4, तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये चीज हम कंसिडर करते हैं। अब जैसे हम जानते हैं इसकी थ्योरी में कि प्राइमरी अनबैलेंस फोर्स क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वाले लेक्चर में बताया कि प्राइमरी फोर्स की जो वैल्यू होती है, प्राइमरी अनबैलेंस फोर्स की जो वैल्यू होती है, अपने इक्वेशन लिखी थी, तो वहां पे इक्वेशन का एक पार्ट था जिसको बोलते हैं एम इंटू आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा। ये इक्वेशन थी किसकी, प्राइमरी अनबैलेंस फोर्स। अब सेकेंडरी अनबैलेंस फोर्स के लिए क्या था आपका, एफ एस इक्वल्स टू एम इंटू आर ओमेगा स्क्वायर कॉस 2 थीटा अपॉन एन, वेयर एन इज द ऑब्लिगेटिव रेशियो, जो कि क्या होता है आपका ऑब्लिगेटिव रेशियो, वो होता है एन इक्वल्स टू एल अपॉन आर, जबकि एल है आपका लेंथ ऑफ कनेक्टिंग रॉड और आर है रेडियस ऑफ क्रैंक। तो ये होता है आपका ऑब्लिगेटिव रेशियो। तो ये प्राइमरी अनबैलेंस फोर्स ये इक्वेशन, सेकेंडरी अनबैलेंस फोर्स ये इक्वेशन। अब क्योंकि इसमें रेफरेंस प्लेन से हम लेन को कंसीडर करते हैं स्टूडेंट, तो लेन को कंसीडर करेंगे तो ये मीन्स एक चीज तो आपको क्लियर है कि ये सारे सिलेंडर, सभी सिलेंडर के साथ में जो क्रैंक है, ये हर एक क्रैंक और सिलेंडर क्या है, हर एक इंडिविजुअल प्लेन पर है, मीन्स डिफरेंट डिफरेंट प्लेन पर है, एक पर्टिकुलर प्लेन पर नहीं है। तो इस कंडीशन इस दौरान हम क्या करेंगे, लेंथ को भी कंसीडर करेंगे कि रेफरेंस प्लेन के ईस्ट साइड लेफ्ट हैंड साइड और उसके ईस्ट साइड राइट हैंड साइड, तो वो होगा आपका कपल।
तो प्राइमरी अनबैलेंस फोर्स के साथ क्या हो जाएगा, प्राइमरी अनबैलेंस कपल और दूसरा होगा सेकेंडरी अनबैलेंस कपल। तो उस तरह इसको हम लिख सकते हैं प्राइमरी अनबैलेंस कपल। तो प्राइमरी अनबैलेंस कपल सीपी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, कपल के इक्वेशन हमको पता है कि कपल के लिए क्या होता है। देखो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के लिए तो आपको पता है कि होता है एम इंटू आर इंटू ओमेगा स्क्वायर, और कपल्स के लिए क्या होता है, कपल्स के लिए होता है एम इंटू आर इंटू एल और ओमेगा स्क्वायर। अब एक चीज तो जानते हैं कि ओमेगा स्क्वायर मीन्स ये जो स्पीड होती है वो क्या होती है, कांस्टेंट है। तो जनरली हम क्या लिखते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की कंसीडर में एम इंटू आर ही लिखते हैं, और अगर हम कपल की बात करें तो हम उस इक्वेशन में डायरेक्टली क्या लिखते हैं, स्मॉल एम इंटू स्मॉल आर और इंटू एल लिखते हैं। ठीक है, अब प्राइमरी अनबैलेंस कपल्स की बात करते हैं। तो प्राइमरी अनबैलेंस में कपल्स की बात करें, अगर इंडिविजुअल सिलेंडर का मैं लूं, अगर इस रेफरेंस लेंथ से मैं अगर इसका लेता हूं तो वो कितना हो जाता है, वो हो जाता है आपका L1, और इसका लेता हूं तो ये हो जाता है L2, इसका लेता हूं तो ये हो जाता है L3, और इस सिलेंडर का लेता हूं तो ये हो जाता है L4। लेकिन मैंने क्या करा कि L1, L2, L3, L4 की बजाय मैंने एक पूरा कंबाइंड ले लिया। कंबाइंड में कंसिडर करता हूं कि Cp इक्वल्स टू होता है मास इंटू रेडियस ऑफ रोटेशन और इंटू ओमेगा स्क्वायर और इंटू एल। एल मीन्स मतलब सभी का मतलब कंसिडर कर लिया कि मैंने एल मान लिया, तो हो जाता है एल, तो होता है कॉस थीटा। तो प्राइमरी अनबैलेंस कपल क्या हो जाएगा आपका, इसका फॉर्मूला हो जाएगा एम इंटू आर ओमेगा स्क्वायर एल कॉस थीटा। अब उसी तरह सेकेंडरी अनबैलेंस कपल्स की बात करें तो सेकेंडरी अनबैलेंस कपल तो हो जाएगा आपका सी एस, ये सीपी मतलब प्राइमरी अनबैलेंस कपल और सी एस मीन सेकेंडरी अनबैलेंस कपल। तो उसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा एम इंटू आर ओमेगा स्क्वायर एल और कॉस थीटा की जगह 2 थीटा अपॉन एन हो जाएगा, जहां पर एन क्या था आपका ऑब्लिगेटी रेशियो, और सेकेंडरी कपल मीन जो एंगल होता है उसका डबल, तो वो हो जाएगा 2 थीटा। क्लियर, तो ये था आपका अनबैलेंस कपल और ये था आपका अनबैलेंस फोर्स। तो स्टूडेंट्स एक चीज क्लियर मैं कर देता हूं आपको कि जब अनबैलेंस फोर्स हो या जब अनबैलेंस कपल हो तो उसको बैलेंस करने के लिए हमारे पास जो कंडीशंस होती है, अगर फोर्स की कंडीशन हो तो उसको बैलेंस करने के लिए हमारे पास समेशन इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। देखो ये क्या था आपका प्राइमरी अनबैलेंस फोर्स। अगर इस तरह की कंडीशन होती है तो इसको अगर आपको बैलेंस करना होता है तो उसको आप बैलेंस किस तरह करोगे, समेशन एम इंटू आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा इक्वल टू 0। मतलब आप जब डायग्राम बनाते हो इसका ग्राफिकल मेथड से और सारे कपल्स या जो फोर्स जो होते हैं वो क्लोज हो जाए, दैट मीन्स क्लोज हो जाए मतलब आपका रिजल्टेंट क्या हो गया, समेशन किसके इक्विवेलेंट हुए, 0 के इक्विवेलेंट हुआ, तो मतलब वो क्या हो जाएगा आपका बैलेंस हो जाएगा। और इसी तरह जैसे आपने प्राइमरी अनबैलेंस फोर्स को बैलेंस किया उसी तरह सेकेंडरी अनबैलेंस फोर्स को भी बैलेंस करेंगे, तब क्या हो जाएगा आपका समेशन एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस 2 थीटा अपॉन एन, और ये इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी तरह अगर प्राइमरी कपल्स की बात करें तो कपल्स की बात में करेंगे तो एम आर ओमेगा स्क्वायर एल कॉस थीटा, और ये इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि ये आपका अनबैलेंस कपल है, तो बैलेंस करोगे तो इक्वल टू 0। अभी सेकेंडरी अनबैलेंस कपल तो ये कितना है, एम आर ओमेगा स्क्वायर इंटू एल कॉस 2 थीटा अपॉन एल, एन मीन्स ऑब्लिगेटी रेशियो, तो इसके कारण ये इक्वेशन होती है। तो ये इक्वेशन क्या थी आपकी अनबैलेंस कपल। अब इसको बैलेंस करोगे तो समेशन एम इंटू आर ओमेगा स्क्वायर एल कॉस 2 थीटा अपॉन एन और इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा आपका बैलेंसिंग कंडीशन। मतलब इन शॉर्ट अगर आपको कोई भी न्यूमेरिकल आता है तो न्यूमेरिकल आता है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, चेक करना है, मीन्स आपको प्राइमरी अनबैलेंस सेकेंडरी अनबैलेंस, अगर क्वेश्चन में पूछा है कि प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों निकालो तो आपको पहले प्राइमरी और सेकेंडरी अनबैलेंस दोनों का कंसीडरेशन लेना पड़ेगा और उसके बाद में दोनों को क्या करना पड़ेगा, आपको बैलेंस करना पड़ेगा। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ स्टूडेंट्स कि जैसे कि मान लो ये इक्वेशन, मैं इस इक्वेशन को फोकस करता हूँ, सेकंड वाली इक्वेशन सेकेंडरी अनबैलेंस फोर्स। तो ये इक्वेशन क्या है, एफ इज इक्वल्स टू एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस 2 थीटा अपॉन एन, ये इक्वेशन है। अगर मैं इसको इमेजिनरी मानता हूँ मीन्स इसको इमेजिनरी इमेजिन करता हूँ कि ये सेकेंडरी फोर्स की कंडीशन में क्या होगी, ठीक है, सेकेंडरी अनबैलेंस कंडीशन में क्या होगा, तो देखो इसका जो समेशन होता है वो कितना हो जाएगा, एम इंटू आर ओमेगा स्क्वायर कॉस 2 थीटा अपॉन एन इक्वल टू 0। ये कंडीशन तो हम कंसीडर करते हैं। अब मैं क्या करता हूँ,
इस पूरे इक्वेशन में 4 का मल्टीप्लाई अपर साइड एंड लोअर साइड करता हूँ, मीन्स 4 का मल्टीप्लाई और 4 का डिवाइड करता हूँ, तो आप इसको इस तरह लिख सकते हो, सेकेंडरी अनबैलेंस्ड फोर्स। तो ये हो जाएगा समेशन ऑफ m इंटू आर। अब अगर मैं इसका 4 का मल्टीप्लाई करता हूँ, 4 का मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये हो जाएगा 2 ओमेगा का स्क्वायर और अपॉन, क्योंकि 4 हो जाएगा अगर यहाँ पे तो 4n और cos 2 थीटा इक्वल टू 0। तो देखिए 2 ओमेगा अपॉन 4n, तो इसको इस तरह लिख सकते हो, ठीक है, एम आर 2 ओमेगा स्क्वायर अपॉन 4n और ये हो गया cos 2 थीटा। ये होगी किसके लिए, फोर्स के लिए। अब यही चीज अगर आपको कपल्स के लिए लिखना है तो कपल्स के लिए आप इसको कैसे लिखोगे, इसको कपल्स को लिए लिखने के लिए तरीका है आपके पास कि एम आर 2 ओमेगा, जो आपने अभी 4 का मल्टीप्लाई और 4 का डिवाइड किया, तो ये देखिए 2 ओमेगा स्क्वायर और अपॉन 4n। अब जो कि फोर्स में, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में तो आप लेंथ को कंसीडर नहीं करते हो, लेकिन कपल्स के केस में आपको लेंथ को कंसीडर करना होता है। तो cos 2 थीटा इक्वल टू 0, तो ये आप इस तरह लिख सकते हो इसको, ठीक है। या इन शॉर्ट अगर आपको कपल, सेकेंडरी कपल की इक्वेशन लिखना होती है तो उसको कैसे लिखोगे, समेशन m और r और आपका 4n, ठीक है। तो r अपॉन 4n को आप सेपरेट कर लो और इनटू 2 ओमेगा स्क्वायर cos 2 थीटा इक्वल टू 0, या तो आप इसको इस तरह लिख सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको ये चारों इक्वेशन, मीन्स जितने भी इक्वेशन है, प्राइमरी अनबैलेंस फोर्स, सेकेंडरी अनबैलेंस फोर्स, फिर उसका प्राइमरी अनबैलेंस कपल्स और सेकेंडरी अनबैलेंस कपल्स, ये सारी इक्वेशन समझ में आ गई होगी। अगर ये समझ में आ जाती है, दैट मीन्स आप जब भी न्यूमेरिकल करोगे तो आपको यहाँ पर, मतलब वहां पर जो ये जो सारी इक्वेशंस हैं वहां पर इसका यूज होगा और उसके बाद आप इसको इजीली तरीके से कोई भी प्रॉब्लम है उसको आप सॉल्व कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। सो आपको इन सारी क्वेश्चंस का ध्यान में रखना है। अगर आपको इन शॉर्ट पूछे कि भाई प्राइमरी अनबैलेंस फोर्स क्या है, तो एफ पी इक्वल्स टू एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा, और उसको बैलेंस करोगे तो समेशन एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा इक्वल टू 0। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ, जब भी हम बैलेंसिंग करते हैं या तो स्टैटिक कंडीशन में हो या डायनामिक कंडीशन में हो, तो हमेशा हम क्या करते हैं, समेशन इक्वल्स टू कितना लिखते हैं, 0 लिखते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज क्लियर हो गई हो, ठीक है। तो अपना ये मल्टी सिलेंडर इनलाइन इंजन भी आपका कंप्लीट है।